हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पास ये 3-4 पन्ने हैं। इन 3-4 पन्नों में जो आखिरी पन्ना है उसमें जिक्र वक्फ बोर्ड और कैथलिक चर्च का है। उससे पहले के ये जो 3 पन्ने हैं उसमें मंदिरों का जिक्र है। क्यों? कि इनमें से कितनों के पास कितनी संपत्ति है। देश इस वक्त कोरोना के संकट से जूझ रहा है। इस संकट काल में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने एक सजेशन दिया, सुझाव। पृथ्वीराज चव्हाण के मुताबिक सभी धार्मिक ट्रस्ट अपना सोना बैंकों में जमा कर दें। ठीक है भाई, बुरा वक्त गुजर रहा है, हम इस दौर से गुजर रहे हैं, तो ये एक बढ़िया जो है सजेशन हो सकता है। लेकिन ऐतराज बीजेपी जता रही है। किस बात पर जता रही है? सोना कहां पाया जाता है? क्या वक्फ के पास सोना है? क्या चर्च के पास सोना है? सोना तो मंदिरों में पाया जाता है। तो इस सेक्युलर स्टेट जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, वहां दुख की घड़ी में या परेशानी के वक्त में किसी एक ही जगह से पैसे की मांग क्यों? जब आप कह रहे हैं कि आप तो सेक्युलर हैं, बाकियों से आपने ये मांग क्यों नहीं की? ये ऐतराज बीजेपी का है। सुनिए क्या कह रहे हैं पृथ्वीराज चौहान। हालांकि वो आप कह रहे हैं कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। जिन्होंने इसका तोड़ मरोड़ के मीनिंग निकालने की कोशिश की उनके खिलाफ मैं केस करूंगा। लेकिन सवाल तो ये है ना कि सोना पाया कहां जाता है। देखिए, कोरोना महामारी के चलते देश में जो आर्थिक संकट पैदा हुआ है, उसके चलते देश के विविध व्यक्तियों के पास और धार्मिक संस्था के पास जो सोना पड़ा हुआ है उसे बैंकों में जमा करने की अपील, जो कि कर्ज रूप में 1-2% ब्याज देकर सोना इकट्ठे किए जाए, समाज विरोधी तत्वों ने मेरी सूचना को तोड़ मरोड़ कर एक महजबी दरार पैदा करने की कोशिश की है। लेकिन याद रहे कि अब तक 2 प्रधानमंत्रियों ने सोना इकट्ठा करने गोल्ड मोबिलाइजेशन की योजनाएं बनाई है और इत्तेफाक है कि दोनों भी भाजपा से संबंधित थे। और इस पर चर्चा करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनसे आपका परिचय करवा देना चाहती हूँ। और एक बार फिर से आपको ये बता दूं कि सीधा सवाल इस बात को लेकर है। देखिए, मुश्किल घड़ी से हम गुजर रहे हैं। सबको आगे आकर अपनी तरफ से जो सपोर्ट हो सकता है देना चाहिए। लेकिन मंदिर के सोने पर किसकी नजर है? और क्यों सुभाष घई आके कह रहे हैं कि मंदिरों को अपना सोना जो है वो दे देना चाहिए? भाई क्यों? सिर्फ मंदिरों से ही क्यों? बाकी धार्मिक स्थलों से आप क्यों नहीं गुहार लगा सकते हैं? क्यों उनसे मदद नहीं मांगी जा रही है? मदद मांगी जाए तो सबसे मांगी जाए। इसी को कहते हैं ना सेपरेशन, इसी को कहते हैं ना अलगाव करना। रोहन गुप्ता प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजीव प्रताप रूडी साहब हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। और अजय आलोक साहब अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और आपको ये भी बता दें कि स्वामी दीपांकर इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहन, सबसे पहले शुरुआत आपसे करना चाहती हूँ। सवाल वही जो आज सीधा है, मंदिर के सोने पर क्यों नजर, या किसकी नजर? बिल्कुल बिल्कुल रूबिका जी, मैं आपके साथ हूँ इस सवाल में। मंदिर के सोने पे नजर नहीं होनी चाहिए। और वाजपेयी जी ने 1999 में जो स्कीम लॉन्च की, फिर 2000 जब मोदी सरकार आई 15 में उस स्कीम का नाम चेंज किया और आरटीआई के हिसाब से 6 मई की आरटीआई के हिसाब से 10 मंदिरों का पैसा सरकार अपने पास, जो पैसा मंदिरों का सोना सरकार अपने पास लेकर बैठी हुई है। तो पहला सवाल तो सरकार के होता है कि आप लोग इतना कर्ज ले रहे हो। 10 लाख करोड़ का कर्ज उन्होंने 1 साल में लिया है, जीडीपी को डुबो दिया, आरबीआई का सारा पैसा ले लिया। ये पैसा जाता कहां है आखिर? आप टैक्स भी बढ़ा रहे हो, सब कर रहे हो, मंदिर का पैसा भी लूट रहे हो। और जनता को जब देने की बात आती है, 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया रूबिका जी, उसमें 5,000 करोड़ भी जनता की जेब में नहीं जा रहा है। तो आखिर ये पैसा जा कहां रहा है? पब्लिसिटी में जा रहा है।
आपकी जो खड्डे पड़े हैं आपके नोटबंदी के, उसके अंदर जा रहा है? आपने जीएसटी के कारण देश को नुकसान किया, उसके कारण जा रहा है, या आपकी विफलताओं के पीछे जा रहा है? ना मजदूर को कुछ मिल रहा है, ना किसान को कुछ मिल रहा है, ना छोटे व्यापारी को कुछ मिल रहा है, तो आप ये पैसा लेके जा कहां पर रहे हो रूबिका जी? 10 लाख करोड़ लेने के बावजूद पेट्रोल डीजल की ड्यूटी सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में, तो पैसा कहां जा रहा है? आज अब 20 लाख करोड़ के आपका ये सवाल, आपका ये सवाल हो तो कोई दिक्कत नहीं है कि पैसा कहां जा रहा है। आप ये चाहते हैं कि वो बता दिया जाए कि पैसा कहां जा रहा है, किसके ऊपर खर्च किया जा रहा है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जब ये कहते हैं कि मंदिरों में जो सोना, हालांकि वो धार्मिक स्थल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सोना किस स्थल में पाया जाता है, किस धार्मिक स्थल में पाया जाता है? मदद करनी है तो सब करें ना। क्यों वक्फ बोर्ड की जमीनों से मदद नहीं मांगी जाती है? क्यों चर्च की जमीनों से मदद नहीं मांगी जाती है? रूबिका जी, मैं बीजेपी की विडंबना समझ सकता हूं। फटा पोस्टर निकला 0, 20 लाख का मोदी जी ने कहा, और जब बाहर आ रहा है पूरा जनता ठगा महसूस कर रही है। 5 आज जेब में कुछ नहीं दे पा रहे ये लोग। एक आदमी मुझे ये बता दे कि उसकी जेब में कितना पैसा गया 20 लाख करोड़ के पैकेज के बाद में। आप जो बोलेंगे करने को तैयार हो, उनको कुछ तो मुद्दा चाहिए। देखिए मुद्दा ये था, जब भी उन्होंने भी क्लैरिफिकेशन किया। अरे पर रोहन गुप्ता, मुद्दा बीजेपी ने कहां दिया? मुद्दा बीजेपी ने कहां दिया? वो तो आपके पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने ये ट्वीट और बयान देकर मुद्दा दिया ना। पहले अपनी सरकार को सवाल करें कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम क्यों लाई वो लोग 1999 में, क्यों वाजपेयी जी? मैं राजीव प्रताप रूडी का इंतजार कर रही हूँ, और इनफैक्ट राजीव प्रताप रूडी आ चुके हैं। ठीक है रोहन गुप्ता, आपके जो सवाल है मैं चाहती हूँ आप दोबारा रिपीट करें, क्योंकि राजीव प्रताप रूडी यहाँ पर हैं और वो इन सवालों का फिर जवाब दें। आप पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। राजीव प्रताप जी एक प्रखर प्रवक्ता है, नॉलेज ज्यादा है, तो मैं चाहूंगा जवाब दे दें कि 1999 में वाजपेयी जी ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लॉन्च की थी। उसके बाद 2015 में मोदी जी ने उसका नाम बदल दिया, और अभी की जो आरटीआई की सूची है उसका से 10 मंदिर का पैसा ऑलरेडी मोदी सरकार उस स्कीम में लेके बैठी हुई है। मुझे ये बताइए कि इतना 10 लाख करोड़ का इंटरनेशनल मार्केट से कर्ज लेने के बाद, 20 लाख करोड़ से ज्यादा का पैसा लोगों से टैक्स के फॉर्म में लूटने के बाद, अगर जनता को 20 लाख करोड़ के पैकेज में से आप कुछ चवन्नी भी नहीं दे पा रहे हो, तो ये आखिर ये पैसा जा कहां रहा है? आपकी नीयत पे क्यों, सरकार की नीयत पे जनता सवाल ना करे? इस कोरोना महामारी के टाइम पे भी आपको 3-3, 4-4 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को समझाना पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? राजीव प्रताप रूडी इसका जवाब देंगे, लेकिन फिर आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा। महत्वपूर्ण सवाल है। क्यों सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल करके बार बार आप एक ही तरफ देखते हैं? क्यों आप लोग वक्फ से मदद नहीं मांग पाते? क्यों आप चर्च से मदद नहीं? आप जवाब दीजिएगा। राजीव प्रताप रूडी को पहले जवाब दे देने जी। राजीव प्रताप रूडी, ये सबसे पहले तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आज किस परिस्थिति में इनके पूर्व मुख्यमंत्री ने देश के समक्ष ये प्रस्ताव रखा, और शायद भारत की सरकार ने जो घोषणाएं की हैं अभी तक, चाहे वो एमएसएमईज के लिए हो या 1,70,000 करोड़ के पैकेज का हो, जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हुआ है लोगों में, मैं ये समझना चाहता हूं कि कहां से ये कांग्रेस की सरकार को ये बात समझ में आ गया कि भारत की सरकार कंगाल हो गई है और अब हमको मंदिरों के पैसा को लेकर के लोगों में बांटना है। ये बेसिक क्वेश्चन आता है कि ये अचानक ये एक मैं आप बोलते हैं तो मैं सुनता हूं, रूबिका जी बोल रही थी तो मैं सुन रहा था, तो ये आखिर में ये कांग्रेस में ये अचानक मंदिरों के गोल्ड को मोनेटाइज करने का ऐसा ख्याल क्यों आ गया? क्योंकि सरकार ने घोषित तो किया नहीं है कि हम कंगाल हो गए। आज भी भारत की सरकार के पास दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व्स है, जिसको छूने की आवश्यकता ही नहीं है। और दूसरा, अभी जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो 480 बिलियन यूएस डॉलर है। तो ये कांग्रेस के अर्थशास्त्री मित्रों से मैं पूछना चाहूंगा कि आप क्यों चिंता करें? देश की सरकार कैश में दे रही है, देश की सरकार काइंड में दे रही है। हमने अभी तक 55,000 करोड़ रुपया, और मैं दोबारा आपको हिसाब भी दे सकता हूं, 55,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट कैश के रूप में देश में किसान और मजदूरों के पॉकेट में गया है। और काइंड में राशन छोड़ दीजिए, गैस का सिलेंडर छोड़ दीजिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप छोड़ दीजिए, जो रियायतें दी गई है वो छोड़ दीजिए, जो एसएमईज के लिए 3 लाख करोड़ दिया गया वो छोड़ दीजिए। तो आखिर आपकी नजर इन मंदिरों के इस सोने पर कैसे पहुंच गई? इसका उत्तर मुझे दे दीजिए। ओके रोहन गुप्ता, 20 सेकंड, उसके बाद मेरे 2 और मेहमान हैं, या फिर ऐसा करती हूँ 1 सेकंड मैं ओपनिंग रिमार्क मेरे दोनों मेहमानों से ले लेती हूँ और उसके बाद हम डिबेट करते हैं। ठीक है, स्वामी दीपांकर। रूबिका,
मैं इतना ही कहना सोना प्रयास लेने के लिए करूंगा तैयार हैं कि- आप स्वामी दीपांकर? मैं तो ये कह रहा हूं कि ये गजब का सोना है जो सोने दे नहीं रहा और सियासत को सियासत के तरीके से होने दे नहीं रहा। क्या देश की स्थिति इतनी भिक्षुक वाली हो गई कि अब मंदिरों का सोना दिखने लगा है? और अगर जो यही स्थिति है तो आप जानते हैं कि दान देने के बाद वो दान देवता का हो जाता है, और देवता का दान लेने से पहले या तुगलकी फरमान देने से पहले या जजिया टैक्स लगाने से पहले सोचना पड़ता है। अब भारत आजाद है, कुछ सालों पहले तक हरिद्वार में आज भी मंदिरों पर जजिया टैक्स लगा था, आप जानती है रूबिका। तो कुछ चीजों से उभरने की जरूरत है और मुझे लगता है कि संभलकर वक्तव्य देने की जरूरत है। देश संकट काल से गुजर रहा है और इस संकट काल में मठ मंदिर जितना हो सकता है बढ़ चढ़कर मदद कर रहे हैं, पीएम केयर फंड में भी। और उसके बावजूद भी अगर जो ऐसी परिस्थिति लगती है तो हम सब लोग चाहे भिक्षा मांग कर देना पड़े देंगे, क्यों घबराते हैं? तो स्वामी दीपांकर अभी तो कह रहे हैं आप भगवान का हो चला है सोना। रूबिका क्या तो होता जब है भगवान कि का हो एक- चला है सोना, तो भगवान अपने बंदों को मदद करने के लिए वो सोना अपने पास रखेगा क्या? वो तो देना चाहेगा। ये एक अलग सवाल है, ये एक सवाल है। मैं यही कहना चाह रहा था। बेसिक आपने अच्छा किया पूछ लिया। साउथ के कुछ मंदिर ऐसे हैं जिसमें कृष्ण का बाल स्वरूप होता है। जो उसमें टीटी है वो ये है कि ये बालक है और ये बालक अपना सोना किसी को देता नहीं है। अब बताइए क्या संविधान का उल्लंघन आप करेंगे या सियासतदान से करवाएंगे? तस्लीम रहमानी साहब जवाब दीजिए। अब मैं क्या अर्ज करूं। देखिए, स्वामी जी से मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो अभी एक जो प्रॉब्लम चल रही है, कोरोना की एक प्रॉब्लम है, ये एक पेंडेमिक है, ये एक डिजीज़ है, इसे हेल्थ इमरजेंसी कहा है, सारी दुनिया ने कहा है, हमारे देश ने भी इसे हेल्थ क्राइसिस का एक संज्ञा दी है। ऐसे में अगर क्राइसिस है ना, लाखों लोग 25 तारीख से लेके 25 मार्च से आज तक सड़कों पर हैं। हमने चाहे 5 लाख करोड़ दिए हैं, चाहे 5,000 करोड़ हम फर्दर देने जा रहे हैं, जितने अनाउंसमेंट है वहां पहुंचा होगा, मैं उसको कंटेस्ट नहीं करता कितने लोगों के पास पहुंचा है, कितने के पास नहीं पहुंचा। बट ग्राउंड पर हम ये देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, तमाम मीडिया देख रहा है कि लाखों लोग 25 मार्च से लेकर आज तक सड़कों पर पैदल जा रहे हैं, हजारों किलोमीटर जा रहे हैं, 90 से ज्यादा लोग उसमें मारे जा चुके हैं, कितने जख्मी हैं, कितनों के पैर सूजे हुए हैं, कितने भूखे हैं। एक त्रासदी जैसी एक क्राइसिस है पूरे मुल्क में। एनजीओ काम कर रही है, पूरे मुल्क की छोटी से छोटी एनजीओ से लेके बड़ी से बड़ी एनजीओ अपने पॉकेट से पैसे निकाल रही है, दे रही है। तो जब सारा देश बाहर है और वो सेवा में लगा हुआ है, जिसको जहां जरूरत पेश आ रही है वो सेवा कर रहा है, तो मैं समझता हूं कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, अगर जरूरत पेश आ जाए देश को तो सबका धन मुश्तरका है, वो इस्तेमाल होना चाहिए। यहां ना जजिए का कोई जिक्र करने का कोई औचित्य है, न किसी और चीज का। ये नफरत की भरम फैलाने वाली बातें हैं। इस आज के दिन उससे हमें एहतियात करनी चाहिए। जब जरूरत आए तो खुल के कहना चाहिए जो कुछ देश में है। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं तस्लीम रहमानी साहब, ठीक है, मैं ये कह रही हूं कि जब आप ये कहते हैं कि जितना भी सोना पड़ा है उस सोने को जो है वो उसी स्कीम के तहत जो कभी अटल बिहारी वाजपेयी लेकर आए थे या फिर प्रधानमंत्री उस वक्त जब सीएम हुआ करते थे उन्होंने इस्तेमाल, नहीं 2015 में बाकायदा उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो मैं ये जानना चाहती हूं कि सोना कहां है? वक्फ के पास तो जमीनें हैं, चर्च के पास तो जमीनें हैं। नहीं, सोना मंदिरों में, देखिए ये बात हमेशा से कही जाती रही है, एक बड़ी मशहूर कहावत भी है, सब लोग जानते हैं कि इस देश की, भारत की जो असल दौलत है, जो असल इसका सरमाया है भारत का, वो इस देश के मंदिरों के अंदर है। अब आप साउथ इंडिया के जिन मंदिरों को, 10 मंदिरों की पिछले दिनों भी बात हुई थी, उनमें 10 करोड़ रुपए उनसे मांगा गया था। आधी से ज्यादा दौलत तो वहां है और वो सोने की सूरत में ज्यादातर है और कैश की सूरत में भी है, ज्वेलरी की सूरत में भी है। भक्तजन आके देके जाते हैं। मैं उस पर नहीं जाता कि वो सोना है या कैश है या क्या है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये भी नहीं कह रहा कि उसको आज निकाल दीजिए। मंदिरों में मैं ये कह रहा हूं कि उनको मदद करनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो देश के अंदर है
वो मंदिर में हो, मस्जिद में हो, गुरुद्वारे में हो, चर्च में हो, सरकार के पास हो, अवाम के पास हो, वो देश का माल है, देश की संपत्ति है। अगर देश को कल जरूरत पड़ जाए तो हम सबको उदार होना चाहिए कि देश का माल है, देश के लिए। अतीकुर रहमान साहब, ठीक है, तस्लीम रहमानी जी, आप कह रहे हैं उदार होना चाहिए, मैं भी अग्री करूंगी और यहाँ बैठे तमाम लोग अग्री करेंगे, लेकिन कितने लोग उदार होते हैं ये एक बड़ा सवाल है। अतीकुर रहमान साहब, ये बताइए वक्फ बोर्ड कितना उदार हुआ है इस संकट की घड़ी में? रूबिका जी, मैं समझ रहा हूं कि अभी तक के किसी वक्फ बोर्ड को किसी ने अप्रोच नहीं किया है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पॉलिसी बना रही है, यहां पर सवाल उठा है, अगर सोने पर सवाल उठा है मंदिरों के, तब जाके एक बाइनरी क्रिएट करने के लिए वक्फ को लेकर आए हैं। और जैसा कि आपने कहा कि कोई सोना या कोई चढ़ावे के रूप में मुसलमानों के पास धन दौलत नहीं है, होगी, मैं समझता हूं कुछ ऐसी बड़ी दरगाहें, हाजी अली की दरगाह है, मखदूम शाह बाबा की दरगाह है, यहां पर चढ़ावे आते हैं, कैश के रूप में आते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं रूबिका जी कि इनसे ये पूछा जाए, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, जहां भी चढ़ावा आता है वो पब्लिक का मनी है, पब्लिक का पैसा है। इन लोगों ने पिछले 50 साल में उसी पब्लिक के पैसे के लिए, पब्लिक के लिए क्या किया? आज क्या वजह है कि ये खून पसीना बहाने वाले लोगों को हमने नाम दे दिया, हॉस्टल बनते हैं? आपको पता है? आपको कोई आइडिया है? आपको पता है स्कूल के मैनेजमेंट में बाकायदा सरकार का दखल होता है? आपको इस बारे में अंदाजा भी है? राजीव प्रताप रूडी साहब, नहीं, ये दिखावा है, ये दिखावा है। जी बस मैं 2 क्षण लूंगा आपका। स्कूल, कॉलेज, जो हॉस्पिटल चल रहे हैं, रूबिका जी, ये ऊंट में जीरे, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। रूबिका जी, अच्छा, रूबिका जी, अगर पृथ्वीराज चौहान साहब ने एक, उनके मन में एक सवाल उठा कि वो कहे कि मंदिरों में सोना है, अगर उसके साथ से वो कहे होते कि मस्जिदों में भी जो पैसे जमे हैं, गुरुद्वारे में भी जो पैसे हैं, या और भी जगह है, वो सबको सरकार को एक इशारे पर ले लेना चाहिए, क्योंकि सरकार को पैसे की जरूरत है। एक तो सरकार ने अभी कहीं नहीं कहा है कि हम भिखमंगे हो गए, हम कंगाली की हालत में, हमें पैसे की जरूरत है, और सरकार के पास हर चीज का अधिकार होता है। लेकिन अभी के शासन ने तो कहीं दूर दूर तक ये बातें नहीं कही। तो अचानक पृथ्वीराज चौहान साहब ने ये कैसे मंदिरों को टारगेट किया, क्यों किया, सोना का विषय क्यों लाया? और जैसे कि आपने बहुत ही वैलिड की वक्फ बोर्ड की बहुत संपत्ति है, हम तो इस चर्चा में अभी गए नहीं है। सरकार तो अपनी घोषणाएं कर रही है, बैंक के पास लिक्विडिटी है, लोगों के पास कैश ट्रांसफर हो रहा है, लोगों के पॉकेट में जब पैसे जाने थे गए। आने वाले दिनों में एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारी योजनाएं ला दी जा रही हैं, कोविड से लड़ रहे हैं, लड़के निकल रहे हैं। तो ये मंदिर अगर उसमें 4 और जोड़ते, यहाँ तो आज ये विवाद का विषय नहीं होता। अमाउंट गिना रहे हैं, वहाँ रोहन गुप्ता ये सवाल पूछ रहे हैं कि वो पैसा जा कहाँ रहा है। रोहन गुप्ता यही सवाल पूछ रहे हैं कि अगर वो पैसा उन तक पहुंच रहा है तो वो मजदूर सड़कों पर दिखाई क्यों दे रहे हैं? मतलब क्यों जगह जगह जहां आप नजर फिराते हैं, हाईवे से लेकर गलियों से लेकर, राजीव प्रताप रूडी साहब, सिर्फ आपको रोते बिलखते परिवार दिख रहे हैं, क्यों? जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहा, और हमने भी ये देखा है। लेकिन उसकी संख्या जरूर है भारतवर्ष में, और ये दुख का विषय है कि बिहार के लोग, जो हमारे बिहारी भाई हैं, उत्तर प्रदेश के लोग, यही सब राज्यों के लोग बाहर गए हैं। और आज सरकार ने इस आवश्यकता को महसूस की है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और ऐसे अप्रवासी लोग जहां से जाते हैं, उन राज्यों का ख्याल करना। ये तो बहुत बड़ा एक पाप हुआ भारत के साथ कि हम मजदूर बनकर के पूरे भारतवर्ष में फैले हुए थे, और वो राज्य जो संपन्न थे, उन लोगों को हमारा ख्याल करके किसी तरह से रोकना चाहिए था। कुछ निकल गए, कुछ की व्यवस्था की गई, कुछ सड़क पर आ गए। ये चुनौती है, फिर भी सरकार का। रोहन गुप्ता जवाब देंगे। जी बहुत छोटी सी चीज जो आपने कही, वही चीज ये राजीव प्रताप जी बोल रहे हैं कि सरकार कंगाल नहीं है, हमने ऐसा नहीं कहा। तो जब आप 20 लाख करोड़ का पैकेज दिखाते हैं जनता को, उतना कितना पहुंचता है वो तो बताइए। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं लेके आया हूं ऑस्ट्रेलिया का। वहां पे सरकार ने 4 लाख करोड़ का पैकेज दिया। हर आदमी को जो सैलरीड क्लास है उसको महीने का $3000, मैं नहीं कहूंगा क्योंकि वहां की इकोनॉमी अलग है, $3000 हर व्यक्ति के खाते में जमा किया।
वहां पे जो फीस है बच्चों की उसको माफ किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल को उन्होंने हाफ कर दिया। मैं पूरा पैकेज का डिटेल लेके आया हूं। मेरा सिर्फ ये कहना है रूबिका जी, आप सरकार सब कर रहे हैं। आज 1.6 लाख करोड़ आप पेट्रोल की ड्यूटी से आप ज्यादा ले रहे हैं। खाली पेट्रोलियम की ड्यूटी करो तो 4 लाख करोड़ का तो वहां से आप जनता से वसूल रहे हैं। 5 लाख करोड़ का आप ऑलरेडी अभी नया कर्जा ले चुके हैं। तो आप ईमानदारी से जनता को कुछ देके तो दिखा दे। पूरी देश जान रहा है, खाली हेडलाइन मैनेज करने से शाम को 8:20 पे 20 लाख करोड़ का पैकेज 20 मिनट के बाद डिक्लेयर करना, सारे पैसों का गबन हो रहा है। आप ये कह रहे हैं रोहन गुप्ता कि 20 लाख करोड़ जो है वो परिवारों में बांट दिए जा रहे हैं, अलग अलग मंत्री खा जाएंगे इसको, अलग अलग मिनिस्ट्रियां जो है वो लिक्विडिटी को नहीं। रूबिका जी नहीं, बिल्कुल नहीं, देश को गुमराह किया जा रहा है। जब आप 20 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं उसमें 3 प्रकार के बेनिफिट्स होते हैं। एक एडवांस जो इमीडिएट कैश ट्रांसफर क्या है, सुनिए रूबिका जी, एक सेकंड मेरी बात सुनिए सर, हम आसान भाषा में मैं चीजों को समझना चाहती हूँ। आप ये कह रहे हैं कि 20 लाख करोड़ का ऐलान किया है वो लोगों तक पहुंच नहीं रहा है, तो फिर पृथ्वीराज चौहान को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ जाती है कि और पैसा चाहिए और ये पैसा जो है उन धर्म स्थलों से लेना चाहिए जिनके पास अतः सोना पड़ा हुआ है? क्यों कहना पड़ जाता है? देखिए सबसे बड़ी चीज जो आप बात कर रहे हैं गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की, मैं आपकी बात से साथ बिल्कुल सहमत रखता हूं। मुझे बताइए सरकार ने 10 मंदिरों से पैसा क्यों लिया? उसका जवाब दे दे भाजपा। अगर उनकी नीयत में खोट नहीं है तो ये 10 मंदिरों से उन्होंने क्यों सोना लिया, उसका जवाब दे दे। मैं मेरी कोई बात नहीं रखूंगा। मुद्दा यहाँ पे क्या है, सरकार के पास पैसा है पर नीयत नहीं है। सरकार के पास पैसा है पर लोगों की जेब में डालना नहीं है। हमारे और दीपांकर जी, स्वामी जी, मैं प्रणाम करना चाहूंगा, आपकी भावनाओं के साथ में हूं कि जिस राजा को मंदिरों का सोना लेना पड़े 10 मंदिरों का, मुझे नहीं लगता है कि वो जस्टिस करते हैं। आप कर्जा लेके कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, और वो लेने के बाद मंदिरों से सोना लेने की नहीं है। आप तो समझ ही नहीं रहे या फिर जानबूझ के आप समझना नहीं चाह रहे। मैं कह रही हूँ इस चीज से, अभी जो अतीकुर रहमान कह रहे थे, इस चीज से वक्फ को दूर क्यों किया गया, इस चीज से चर्चों को क्यों दूर किया गया? अरे भाई मैं उसका जवाब दूंगा। अल्लाह एक, ऊपर वाला एक, भगवान एक, तो मदद तो सारे बच्चों की सबको मिलकर करनी चाहिए ना। मैं ये बोल रहा हूं रूबिका जी, जब गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम सरकार लेके आई है तो सरकार और एक स्कीम लेके आती कि जिस धार्मिक संस्थाओं की प्रॉपर्टी है, अरे भाई स्कीम सरकार ले आएगी। अभी सरकार, हम साथ में राजीव प्रताप रूडी क्या कह रहे हैं रोहन गुप्ता कि अभी हमारे पास पैसों की कमी नहीं है? वो तो पृथ्वीराज ने कहा ना, आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा ना, आइडिया तो उन्होंने दिया है ना सर। रूबिका जी अगर कमी नहीं है तो क्यों जनता को नहीं दे रहे हैं? एक सेकंड मैं चाहती हूँ आचार्य प्रमोद कृष्णम भी जुड़ गए हैं। स्वामी दीपांकर अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम का रुख करूंगी। मैं रूबिका आपकी बात को बड़ा करूंगा। जो आपने भी इससे पहले एक शब्द बोला, मैं उसी को कहूंगा। ऋग्वेद के 5वें मंडल का 17वां श्लोक है, एकम सिद्ध विप्राह बहुधा वदन्ति। ये जो परमात्मा है वो एक है। इसकी व्याख्या निसंदेह विद्वानों ने अपने अपने तरीके से की है। जिस तरीके से तस्लीम भाई ने भी अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था कि हम लोग सब मिलकर के आगे बढ़े, तो निसंदेह तस्लीम भाई हम लोग सब मिलकर के आगे बढ़े, समझ में आता है। मगर कई दिनों से जिस तरह की परिस्थितियां हम लोगों के सामने आ रही हैं, चुनौतियां हम लोगों के सामने आ रही हैं, उसमें हम खुद को अलग थलग पाते हैं। ये दुखद है। और मुझे लगता है कि वर्तमान हम लोग इस स्थिति पे नहीं पहुंच गए कि हम मंदिर के सोने पर टकटकी लगाए देखें। ये हमें भी न गवारा होगा और न हमारे आने वाली नस्लों को, सरकार मंदिरों से सोना ले रही, शोभा नहीं देता। आचार्य प्रमोद कृष्ण, मंदिरों से सोना लेना अभी शोभा नहीं देता। रूबिका जी, मुद्दा ये है कि सोने की मांग किसने की है? पृथ्वीराज चौहान ने, कांग्रेस के नेता ने, पूर्व मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के। हाँ, क्योंकि मैं बाद में जुड़ा, काफी देर बाद आपसे जुड़ा हूं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब राष्ट्र पर संकट होता है तो हर एक देशभक्त संगठन का और ऑर्गेनाइजेशन का और ट्रस्ट का और जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नहीं, आपने मुझसे ये क्यों पूछा कि सोना मांगा किसने? मदद करें। आप उस हिसाब से अपने वक्तव्य को फिर सेट करते या साँचे में उतारते। मैंने कहा पृथ्वीराज चौहान ने, तो फिर आपने उसको बदल दिया। आप मेरे साथ खेल कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है रूबिका जी। मेरा पूरा उत्तर आप
नहीं, मैं बीजेपी में नहीं हूं। अभी बीजेपी का समर्थन करता तो जरूर खेल करता, क्योंकि खेल करने का शौक उनका है। मैं जवाब देता हूं रूबी पर ये तो आपने वो चश्मा लगा दिया है कि आपने सबको राजीव प्रताप रूडी खेल करते हैं, आप ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेल करते हैं। रूबिका जी, मैं बीजेपी का एक शख्स खेल करता है, आप ये कह रहे हैं। जुड़ा हूं, मेरा जवाब तो सुन लें। आपने सबको एक ही रंग में पेंट कर दिया। रूबिका जी, मेरी बात तो सुन लें, मेरा जवाब तो सुन लें। बिल्कुल सुनूंगी। मैं रूडी जी का भी सम्मान करता हूं, मैं दीपांकर जी का भी, मेरा जवाब सुन लें। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब राष्ट्र पे संकट होता है सबका फर्ज बनता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं जो पौरुष के हाथी हैं, जो शत्रु पक्ष पे कम मार करते हैं, अपने ही घर में ज्यादा बवाल कर देते हैं, अपना नुकसान ज्यादा कर लेते हैं। अब सवाल उठता है मंदिरों के सोने का। मैं बड़े साफ तौर से कहना चाहता हूं, मंदिर का सोना किसका है? किसी पार्टी का तो है नहीं, किसी सरकार का तो है नहीं, वो भक्त का है। श्रद्धा आस्था जब झुक आती है तो भगवान को दान दिया जाता है। वो पंडा पुजारी का भी नहीं है, वो किसी ट्रस्ट का भी नहीं है। और अगर ऐसा संकट राष्ट्र पे आएगा तो मुझे पूरा यकीन है कि मंदिर हो या चर्च हो, गुरुद्वारे हो, वो अपनी अपनी संपदा, अपनी अपनी संपत्तियों को देने से पीछे नहीं हटेंगे। मेरा पूर्ण विश्वास है, मेरा मंदिर पे भी विश्वास है, मेरा मस्जिद पे भी विश्वास है, मेरा चर्च पे भी और गुरुद्वारों पर भी है। जब जब देश पे संकट आया सबने अपनी तरीके से सेवा की है। लेकिन मैं पृथ्वीराज चौहान जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि वो अगर ऐसा महसूस करते हैं तो पहले अपने परिवार का सोना दें, फिर रिश्तेदारों का सोना दान करें, फिर मित्रों का सोना दान करें, फिर कहें ना मंदिरों के सोना दान कर दें। ये क्या तमाशा है? मुझे अफसोस है इस बात का कि वो कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन उन्हें इस बात की गंभीरता को समझना चाहिए। पहली बात यह है कि सरकार ने मंदिरों से सोना मांगा नहीं, आ बैल मुझे मार, चल दिए जी राय देने। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही वाहियात और बेहुदा बयान है। अगर सरकार को जरूरत है, सरकार के पास इतनी कंगाली आ गई है, देश संकट में है, तो हम सब अपना घर बार बेच करके, आश्रम की संपदा बेच करके भी देश को देने को तैयार हैं। लेकिन मंदिर के सोने पे नजर करना, मंदिर के सोने की बात करना, मैं इसके सख्त खिलाफ हूं, मैं इसकी निंदा करता हूं। उन्हें अपना बयान वापस लेना चाहिए। रोहन गुप्ता, अब सवाल यहाँ पर आपके ही एक साथी ने उठाया है, लेकिन आज एक संत के तौर पर वो अपनी बात रख रहे हैं और बहुत सच्चाई से उन्होंने ये कहा है कि शुरुआत अपने घर से कीजिए ना। चलिए, उन्होंने जब शुरुआत की तब आप नाराज थी, उन्होंने बयान खत्म किया, आप खुश हैं, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। जो प्रमोद कृष्ण जी का उनमें जो उनकी बात है, जो पहले स्वामी जी ने भी बात की, देखिए मुद्दा शुरू कहां से हो रहा है। जब एक स्कीम है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, हम बात कर रहे हैं, तब सरकार 10 मंदिरों का पैसा ले चुकी है। पहले मुझे वो बताइए, अगर सरकार को मंदिरों के पैसा लेने की जरूरत पड़ी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में, ऐसी नौबत क्यों आई? अगर स्कीम रखी है, अगर मंदिरों का पैसा नहीं लेना चाहिए तो गाइडलाइन में क्यों नहीं लिखा गया कि हम मंदिरों का पैसा नहीं लेंगे? देखिए, बात हम लार्जर कर रहे हैं रूबिका जी। जब उन्होंने आपकी चैनल पर उनका जो बयान दिखा, उन्होंने कहा कि जब राष्ट्र के टाइम खराब समय है, इंडिविजुअल हो या किसी व्यक्ति को है, और ये प्लेज करके उसको 2% इंटरेस्ट सामने देना चाहिए। उन्होंने अपना एक मुद्दा रखा। पर मुझे लगता है कि जब राष्ट्र की हम बात कर रहे हो, जब हम स्कीम की ये बात कर रहे हैं, पहली बात सरकार को मैं बहुत क्लियर हूँ सर। जब मैं सीधा सवाल लेकर आती हूँ रोहन गुप्ता, सुनिए, मैं बहुत क्लैरिटी के साथ सुनिए, मैं क्या कह रही हूँ। ये जो नैरेटिव है कि दुख के संकट में हम जो है वो एक तरफ से अपने हाथ जो है ऐसे करके और मांगेंगे कि आइए आप दे दीजिए, अगर आरोप करना होगा तब भी उसी की तरफ करेंगे। क्यों वो एक ही जमात है? मैं कह रही हूं, जब आप अपने आप को सेक्युलर स्टेट मानते हैं तो क्यों मेजॉरिटी के ऊपर ही आपका हक है? क्यों? देखिए रूबिका, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये जो बात हो रही है, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम सरकार की है, उसके अंदर मंदिरों ने पैसा डाला। अब जो आपने बात किया, जब राष्ट्र के संकट की बात होती है, हम सब भारतीय हैं, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, हमको हमारे मजदूरों की जिंदगी बचानी है, हमको आचार्य कुछ कहना चाह रहे हैं, आचार्य कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद बचाना चाहेंगे, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास करना पड़े हमको करना चाहिए। जी आचार्य।
एक्चुअली रूबिका जी, दिक्कत ये है और मुद्दा भी ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये सिद्ध करना चाहती है इस देश में कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुओं के खिलाफ है, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू धर्म के खिलाफ है। ये सिद्ध करना चाहते हैं कि कांग्रेस हिंदू मंदिरों के खिलाफ है, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू संतों के खिलाफ है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जी का जो बयान है वो सेल्फ गोल है, और पृथ्वीराज चौहान जी के बयान से कांग्रेस की सहमति नहीं है। ये कांग्रेस का बयान नहीं है। कांग्रेस कभी मंदिरों के खिलाफ नहीं थी, कांग्रेस ने कभी मंदिरों को नहीं लूटने की नियत रखी। कांग्रेस ने तो सोमनाथ मंदिर जैसा भव्य निर्माण कराया आजादी के बाद में सरदार पटेल जी के नेतृत्व में। कांग्रेस पार्टी का जो स्टेटमेंट है वो ये नहीं है जो पृथ्वीराज चौहान जी का स्टेटमेंट है। मैं दावे के साथ कहता हूं, और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता बैठे हैं रोहन गुप्ता जी, इनसे आप पूछिए क्या कांग्रेस पार्टी का स्टेटमेंट ये है जो पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं? क्या पृथ्वीराज चौहान जी के स्टेटमेंट को कांग्रेस इंडोर्स करती है? बिल्कुल नहीं। जहां तक मुझे मालूम है बिल्कुल नहीं करती। कांग्रेस बिल्कुल इस पक्ष में नहीं है। ये पृथ्वीराज चौहान जी को अपने बयान पे माफी मांगनी चाहिए, और मैं उसकी निंदा करता हूं, उन्हें वापस लेना चाहिए। नहीं, राजीव प्रताप रूडी साहब, बेसिकली ये पूरा का नहीं, आप जवाब दीजिएगा रोहन गुप्ता, लेकिन मेरे बाकी और मेहमान हैं। राजीव प्रताप रूडी साहब, यहाँ पे आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि कांग्रेस कभी भी अगेंस्ट नहीं थी, ना हिंदुओं के अगेंस्ट थी, ना मंदिरों के अगेंस्ट थी। आचार्य जी, मेरा सवाल ये है, किसी के अगेंस्ट होने की बात नहीं है, किसी के फेवर में बहुत हो जाना दिक्कत वाला होता है, और कांग्रेस ने इतने सालों में वही किया है। देखिए नहीं रूबिका जी, ये राजीव प्रताप रूडी रूबिका जी, हाँ रूबिका जी, मैं 2-3 चीजों को संक्षिप्त रूप से जवाब दे दूं आपको। एक तो ये विषय कहां से आया? पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि मंदिरों का सोना ले लो, और सरकार, और फिर रोहन गुप्ता जी ने उसमें एक लॉजिक दिया कि सरकार ने 10 मंदिरों का लिया था। हम नेट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड थे। आज भी 22,000 टन सरकारी खाते में गवर्नमेंट एस्टिमेट 22,000 टन सोने की हमारे पास रिजर्व्स है। इसलिए हम उसके लिए किसी मंदिर में जाके सोना ले आए, इसकी जरूरत नहीं। दूसरा, हमारे ज्ञानी प्रवक्ता कांग्रेस के कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ये पैसा सीधे उनके खाते में गया। उनसे मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या उनको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की आबादी कितनी है? आप सभी मेहमानों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाह रही थी। एक बढ़िया चर्चा चल रही थी ना, यहाँ तू मैं हो रही थी। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। बहुत ही शानदार पैनल। रोहन गुप्ता जी, मैं सच में मैं चाहती थी इस डिबेट को आगे ले जाऊं, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे मेहमानों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। भूपेश बघेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। नमस्ते, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ख्याल रख रहे हैं अपना और छत्तीसगढ़ का भी। फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन बता दें कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप मत भूलिए कि कांग्रेस के ऊपर और कांग्रेस शासित राज्यों पर, या ये कह दीजिए नॉन बीजेपी शासित राज्यों पर, आज बाकायदा पीयूष गोयल, रेल मंत्री संबित पात्रा, बीजेपी के प्रवक्ता, ये उन्होंने मुखर तौर पे कहा है कि हम तो मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए ना, हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है। पॉलिटिक्स जो हुई है, मैं चाहती हूं आप उसे देख लीजिए और उसके बाद भूपेश बघेल से हम सीधा सवाल करेंगे। मजदूर मजबूर, लेकिन नेता कैसे रहे सियासत से दूर। मजदूरों की घर वापसी पर सियासी घमासान छिड़ गया है। कई ऐसे राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, जहां से बहुत ही कम परमिशन, बहुत ही कम ट्रेनों के लिए परवानगी मिल रही है। रेल मंत्री के आरोप पर कांग्रेस पलटवार कर रही है। किसी ट्रेन की मंजूरी पेंडिंग नहीं है। हम प्रवासियों को ट्रेन से भेजने के पक्ष में हैं। अपनी नाकामी वो राज्यों पर थोपने में माहिर हैं। छत्तीसगढ़ की ओर से 30 ट्रेनों की अनुमति मांगी गई, सिर्फ 14 मिली हैं। 1 करोड़ 17 लाख का भुगतान भी रेलवे को हम कर चुके हैं।
और इस वक्त हमारे साथ, जैसा मैंने आपको बताया, आवाज भी दुरुस्त हो चुकी है और भूपेश बघेल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ आप अपना ख्याल रख रहे होंगे और छत्तीसगढ़ की जनता का भी। जी नमस्कार। छत्तीसगढ़ ऊपर वाली कृपा से और सबके सहयोग से, शासन प्रशासन, सामाजिक संगठन और सभी राजनेताओं के सहयोग से छत्तीसगढ़ अभी तक के बहुत अच्छा है और उम्मीद करता हूं कि आगे भी अच्छा ही रहेगा। हम भी यही दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है। आपने बहुत सारे खत लिखे थे केंद्र को, वो खबरों में भी आया था, चाहे वो CSR को लेकर हो, उसका पैसा, या कोयले की लीव का पैसा हो। उम्मीद करते हैं कि अब वो पैसा आप तक पहुंच रहा होगा। कितना आया, कैसे आया, आया कि नहीं आया? अभी तो निर्मला जी का अभी एपिसोड चल रहा है, 3 दिन हो गया, रोज एपिसोड देख रहे हैं और हम लोग जो मांग किए थे इन एपिसोडों में नहीं आया है। तो ये जो धारावाहिक चल रहा है, अब कब किस धारावाहिक में हमारा आएगा ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। और मैं इसीलिए कल भी पत्रकार लोग पूछ रहे थे, मैं बोले पूरा धारावाहिक पूरा हो जाने दीजिए, फिर मैं प्रतिक्रिया दूंगा। अभी आधे अधूरे में कोई प्रतिक्रिया देना उचित मैं नहीं समझ रहा हूँ। आप इंतजार कर रहे हैं कि एक बार पूरा आवंटन हो जाए और उसके बाद आप प्रतिक्रिया दीजिए, ये आपका हक है। पीयूष गोयल ये कह रहे हैं कि आप लोग ट्रेनों की अनुमति नहीं दे रहे हैं। आपने 10 ही ट्रेनें मांगी और वो आपको दे दी गई है। अब इतने बड़े जगह में बैठ के इतना झूठ बोलेंगे, मुझे उम्मीद नहीं थी। हम लोगों ने 30 ट्रेन की मांग की थी और अभी तक के हमारे यहाँ 9 ट्रेन पहुँच चुका है। और सबसे पहले ट्रेन की बात तो मैंने कही थी और ये जब बसों से ले जाने की बात हो रही थी तो मैंने गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से फ़ोन में बात किया था कि भाई बस से लाना मुश्किल है, जो सीमावर्ती राज्य है वहाँ से तो लाया जा सकता है, लेकिन दूरस्थ जो राज्य है, मान लो बिहार है या जम्मू कश्मीर है या केरल है, तमिलनाडु, तो वहाँ छत्तीसगढ़ में कैसे 1000 किलोमीटर लेके कैसे आएंगे। इसलिए ट्रेन का चलाया जाना उचित होगा। ये बात तो सबसे पहले मैंने कहा था। तो आप ये कह रहे हैं कि पीयूष गोयल जो है वो झूठ बोल रहे हैं। आपने 30 ट्रेनों की मांग की थी, लेकिन पीयूष गोयल कह रहे हैं 10 ही ट्रेनें मांगी, उसकी अनुमति आपने उतनी की ही दी। अरे पैसा जमा हो गया भाई, और हम उनकी शर्त ये है कि जब तक के 1200 यात्री नहीं होंगे तब तक के नहीं देंगे। तो वो सारी सूची रेलवे में है, DRM के पास पैसा जमा कर दिया गया है। उसके बाद इस प्रकार से कहना, मतलब ये तो हास्यास्पद है। मैं इतने सीनियर लीडर से इस प्रकार के बात की उम्मीद नहीं कर रहा था मैं। भूपेश बघेल साहब, खबर ये है कि 16,000 क्वारंटीन सेंटर आपने छत्तीसगढ़ में बनाए हुए हैं। कितने मजदूर आपके यहाँ पर आने वाले हैं? जी देखिए, अभी तक के करीब 2,07,000 लोग रजिस्ट्रेशन कराए हैं, जो विभिन्न राज्य से, पड़ोसी राज्य से भी आ रहे हैं, निजी वाहनों से भी आ रहे हैं और ट्रेन से भी आ रहे हैं। और ये गांव-गांव में जाएंगे, जो श्रमिक हैं उनकी संख्या मैं बता रहा हूं। तो ये जो श्रमिक आ रहे हैं उनको हम लोग उस गांव में सारी व्यवस्था हम लोगों ने कर दी है, ताकि गांव में किसी प्रकार से फैले मत। इसलिए जो स्कूल बिल्डिंग है, आंगनबाड़ी केंद्र है, पंचायत भवन है और दूसरे सामाजिक भवन है, इन सबको, क्योंकि हमारे पास वो आंकड़े हैं कि किस गांव से कितने मजदूर बाहर गए हुए हैं और कितने आने वाले हैं, तो उसके हिसाब से उस संख्या के आधार पर उसका असेसमेंट करके वो भवनों को तैयार हमने किया। तो ये 16,499 क्वारंटाइन सेंटर हमने बनाया है। बघेल साहब, जो श्रमिक आ रहे हैं, मैं ये मानकर चल रही हूँ कि वो अपनी कर्म भूमि नहीं, अपनी जन्मभूमि की तरफ आ रहे होंगे, छत्तीसगढ़ की तरफ आ रहे होंगे। अब वो वहाँ जब आएंगे तो कई ऐसे मजदूर हैं जिनकी कहानियां हम सुन रहे हैं, जो किस्से बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं अब दोबारा कभी भी अपनी कर्म भूमि पर लौट कर नहीं जाएंगे। भूपेश जी, छत्तीसगढ़ के मुखिया होने के नाते आपने उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था की है और क्या फ्यूचर प्लान है उन तमाम श्रमिकों का, मजदूरों का, जो घर लौट आए हैं? देखिए, 2 प्रकार के हैं इसमें। पहला ये है कि जो लोग गए हैं, वर्षों पहले गए हैं और वहीं मकान बना के रह रहे थे, ऐसे लोग भी आ रहे हैं।
और दूसरा वो है जो धान फसल कटाई होती है दीपावली के बाद, फिर अपने घरों में ताला लगा के वो फिर रोजी रोटी कमाने चल देते हैं। ये बड़ी संख्या में जाते हैं और जून के महीने में वापस आते हैं। तो इस साल अब ये कोरोना के कारण से मई में ही वापस आ रहे हैं और काम तो जैसे कि सबको पता है कि मार्च एंड से ही सब काम बंद हो गए थे, तो सारे लोग बेरोजगार हो गए थे। तो ये हमारे यहाँ हर साल ऐसे बहुत सारे मजदूर हैं जो बड़ी संख्या में यूपी है, दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, या साउथ में तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या महाराष्ट्र, बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। तो ये लोग हर साल जाते हैं, 6 महीने वहाँ काम करते हैं, बरसात में आके फिर खेती करते हैं और उसके बाद दीपावली में फिर जाते हैं। तो ये ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि 6 महीने बाद क्या स्थिति बनेगी अभी से आकलन करना कठिन होगा। तो आप इंतजार कर रहे हैं, पर इन 6 महीनों के लिए क्या ब्लूप्रिंट है भूपेश बघेल साहब, न सिर्फ श्रमिकों के लिए बल्कि छत्तीसगढ़ के लिए? जी देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि छत्तीसगढ़ में हमारे 76% ग्रामीण क्षेत्र के लोग निवास करते हैं, गांव में निवास करते हैं और इसमें से अधिकांश जो हैं या तो किसान हैं या खेतिहर मजदूर हैं या श्रमिक लोग रहते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ मनरेगा का काम अभी चल रहा है और देश में सर्वाधिक है 23 लाख मजदूर अभी मनरेगा में काम कर रहे हैं। शुरुआती सप्ताह में तो स्थिति ये थी कि पूरे देश भर के 24% जो मजदूर हैं हमारे छत्तीसगढ़ के थे। अच्छा। उस दिन प्रधानमंत्री की विषय में इसको मैंने उल्लेख भी किया था। तो मजदूरों को हम लोग काम दे रहे हैं। दूसरी तरफ ये है कि हमारे यहाँ 44% जंगल है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो लघु वनोपज भी बहुत निकलता है और लॉकडाउन के कारण से जो व्यापारी वो खरीद नहीं पा रहे थे। ऐसे में जो हमारे महिला स्व सहायता समूह हैं जो गांव-गांव में हैं, उनके माध्यम से हमने लघु वनोपज खरीदा और इसको भी मैं प्रधानमंत्री के विषय में इस बात को मैंने रेखांकित किया था कि 99% लघु वनोपज है वो केवल छत्तीसगढ़ से खरीदा गया, जिसमें खासकर महुआ है, इमली है और महुआ के दर तो भारत सरकार ने समर्थन मूल्य 17 रुपये घोषित किया है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने 30 रुपया में प्रति किलो के हिसाब से खरीदे किए। मैंने पत्र भी लिखा था आदिम जाति कल्याण विभाग को, तो फिर उन्होंने 29 रुपया समर्थन मूल्य घोषित किया। उन्होंने बढ़ाया, भारत सरकार ने बढ़ाया, लेकिन हमने 30 रुपये में खरीदा है। हाँ। तो इस प्रकार से जो गरीब तबके हैं उसके जेब में पैसा डालने का काम किया है, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे लघु वनोपज संग्रहण करता हो। और अभी किसानों के लिए करीब 19 लाख किसान हैं, उसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत, चाहे वो धान उत्पादक हो, चाहे वो मक्का उत्पादक हो, चाहे वो गन्ना उत्पादक हो, इन किसानों को इस साल के लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उनको राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और इसमें एक प्रथम किस्त है वो 21 मई को राजीव जी के पुण्यतिथि के दिन उसकी शुरुआत की जाएगी। आप ये कह रहे हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो है आप लागू कर रहे हैं, तो कुछ 5100 करोड़ रुपए का इंतजाम है 20 लाख जो किसान हैं उनके खातों में सीधा पैसे डालने का। मैं भूपेश बघेल साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सरकार भी कुछ ऐसे मजदूर हो गया। हाँ, केंद्र सरकार भी ऐसे ही वादे कर रही है, केंद्र सरकार भी इसी तरीके से डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो धारावाहिक है। देखिए, मैं तो आलोचना नहीं कर रहा हूँ, जो धारावाहिक रोज तो चल रहा है। बजट में तो एक दिन प्रस्तुत होता है और जैसे चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, उसमें अलग जो मदवार हो अलग अलग दिन चर्चा होती है। उसी प्रकार से दोनों हमारे वित्त मंत्री और राज्य मंत्री, वित्त राज्य मंत्री दोनों, एक हिंदी में एक अंग्रेजी में लगातार ये लोग बोल रहे हैं, तो वो पूरा आने दीजिए ना, उसके बाद मैं बोलूँगा। यदि एक साथ ही बोल देते तब मैं प्रतिक्रिया देता। जैसे मैंने बताया कि इससे सीधा जो जैसे 23 लाख मजदूर हैं, मजदूर परिवार, उनको सीधा लाभ मिल रहा है मनरेगा से। लाखों जो हमारे लघु वनोपज संग्रहण करता है उसको सीधा लाभ मिल रहा है सैकड़ों करोड़ रुपये का। उसी प्रकार से 19 लाख किसान हैं, उसको सीधा इस साल 6,000 करोड़ का लाभ मिलेगा। तो ऐसे कोई लाभ वाली योजना कुछ है क्या भारत सरकार के पास? यदि जैसे जो जनधन समिति के माध्यम से जो दिया गया जनधन खाते में,
सीधा बेनिफिशियरी को 500 रुपये मिल गया। या जो अभी किसान न्याय योजना जो लागू किया भारत सरकार ने, जिसमें 2000 रुपये ट्रांसफर किया गया, ये सीधा बेनिफिट हुआ ना। तो जो योजना हम लोग कर रहे हैं वैसे बेनिफिट सीधा मिल रहा है। लेकिन अभी 3 दिन के धारावाहिक में किसी के खाते में कुछ जाएगा क्या? आप लोन दिए जा रहे हैं, तो लोन देने से आज कितने बात तो ये है कि आप जितने भी आप प्रोग्राम बनाए हैं उसमें मान लो मुद्रा लोन योजना बनाए थे, मुद्रा योजना, तो उसमें कितने लोगों ने लाभ उठाया? ये करीब वही तो है ये चीजें। आज अभी मैं देख रहा था कि किसान खेती के क्षेत्र में मवेशी टीकाकरण के लिए इतना पैसा दिया जाएगा, कि खेती किसानी के लिए इतना पैसा दिया जाएगा, फिर कह रहे हैं कि आप संग्रहण केंद्रों को बनाया जाएगा। तो अभी किसान को सीधे सहयोग की आवश्यकता है, या उद्योग को सीधे सहयोग की आवश्यकता है। इसमें जो 20 लाख करोड़ है उसमें सीधा हितग्राहियों को कितना फायदा मिलेगा, ये तो जब पूरा चित्र सामने आ जाएगा तब समझ आएगा। अभी तो पिक्चर बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, धारावाहिक शब्द का प्रयोग। लेकिन भूपेश बघेल साहब, ये बात तो सच है कि मनरेगा में जो है वो आप नंबर 1 रहे, छत्तीसगढ़ जो है वो नंबर 1 रहा है। लेकिन उसके बावजूद भूपेश बघेल साहब, केंद्र सरकार ये कह रही है कि हम तो वो चक्का चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई भी अर्थव्यवस्था का जानकार है वो ये कहता है कि किसी को डायरेक्ट ऐसे पैसा दे देने से बेहतर ये है कि वो व्यवस्था ऐसी बने कि लोन दिया जाए, फिर वो उस मुकाम पर पहुंच जाए कि वो लोन वापस उसे पे कर दिया जाए। आप चाहते हैं कि ये सिस्टम लागू ना हो, डायरेक्ट पैसे सबको दे दिए जाए। तो अगर ऐसा होगा तो सरकार पैसे लाएगी कहां से? अर्थव्यवस्था चलेगी कैसे? तो वो तो सर देखिए, ये इसको आपको और मुझे चिंता नहीं करना चाहिए। जो केंद्र में बैठे उसकी चिंता है, आरबीआई है, और नोट छापने की जो फैक्ट्री है वो भारत सरकार के पास है, राज्यों के पास है, नहीं ना आपके पास है। तो इसलिए वो चिंता भारत सरकार को करना चाहिए, इसीलिए केंद्र में बैठे हैं। और अभी जिस प्रकार से जो बातें आ रही है, तो अभी जो मनरेगा का कार्य है, मैंने ये कहा कि अब जैसे अभी जो मौसम वैज्ञानिक हैं वो ये कह रहे हैं कि ये 16 मई के आसपास बंगाल के खाड़ी में हलचल होने वाली है, और अंडमान निकोबार में भी पानी गिरने वाला है, मानसून आने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि बिफोर टाइम मानसून भारत में आ जाएगा। तो ऐसे में मनरेगा काम भी नहीं हो पाएगा। मैंने पिछले समय भी वीसी में भी कहा था, नीति आयोग की जो बैठक हुई थी तब भी मैंने ये बात कही थी कि मनरेगा को कृषि कार्य से जोड़ना चाहिए, ताकि बरसात में भी मजदूरों को काम मिल सके, किसानों को उसका लाभ मिल सके, और उत्पादन लागत कम हो, और देश में जो ये फल है, सब्जी है, अनाज है, उसका उत्पादन बढ़े। भूपेश बघेल साहब, आपने कहा कि ये सरकार को चिंता करनी चाहिए। इस चिंता में एक सजेशन आया पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का, महाराष्ट्र के। उन्होंने ये कहा कि सरकार को जो है इस वक्त मदद लेनी चाहिए उन तमाम धार्मिक स्थलों से जहां उनका सोना जो पड़ा हुआ है वो सरकार जो वो मॉनेटरी स्कीम है सोने वाली, उसमें इस्तेमाल कर सकती है। आपकी इस पर क्या राय है? गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम जो है। देखिए उस बयान को मैंने पढ़ा भी नहीं है, और पृथ्वीराज चौहान साहब ने क्या कहा उसमें मैं कोई प्रतिक्रिया भी नहीं देना चाहता। लेकिन आप क्या राय रखते हैं? क्या मंदिरों को, धार्मिक स्थलों को इस तरीके से सरकार की इस वक्त मदद करनी चाहिए? देखिए एक मिनट के लिए, यदि भारत सरकार पूछे तो मैं उसको सजेशन दूंगा। जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा 17 तारीख के पहले 15 तारीख तक ये लॉकडाउन के बारे में आप अपने सजेशन लिखे तो मैं भेज देता। आज हमने भेज दिया। भारत सरकार यदि पूछेगी तो मैं उसको सलाह दूंगा। आपने सजेशन क्या दिए थे बघेल साहब? आज आपने सबमिट कर दिया है, जानकारी दे दी है, वो क्या सजेशंस हैं लॉकडाउन को लेकर? देखिए लॉकडाउन के मामले में यही कहा है कि जो ये रेड जोन है, ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है, इसका निर्धारण करने का अधिकार राज्य सरकारों को मिलना चाहिए। अच्छा। उसके उदाहरण के तौर पे मैंने कहा कि जैसे रायपुर में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है पिछले 25 मार्च के बाद से, और उसको रेड जोन में भारत सरकार ने रखा हुआ है। तो
और उसके बाद हमने स्वास्थ्य मंत्री से रिक्वेस्ट भी किया कि भाई यहाँ कोई मरीज नहीं, इसको तो आपको ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन में रखना चाहिए, इसको क्यों रेड जोन में रखें आप। लेकिन उसमें न सुधार हुआ न उसका कोई उत्तर आया। तो ये अधिकार है राज्य सरकारों को होना चाहिए, किस जिले में क्या गतिविधि संचालित कर सकते हैं ये राज्य बेहतर जानते हैं। और तीसरा सजेशन ये हमने दिया है कि सीमा को तो अभी सील करके रखना चाहिए, राज्य की सीमाओं को, और दूसरा जो हवाई सेवा है और रेल सेवा है उसे राज्यों के सहमति से ही संचालित करना चाहिए। ये हमने सलाह दिया है। ये महत्वपूर्ण सलाह थी जो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, केंद्र सरकार तक पहुंचा दी है। भूपेश बघेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और इंतजार करेंगे जो आप कह रहे हैं कि एक बार ये जो धारावाहिक जिसे आप कह रहे हैं वो खत्म हो जाए तो आपकी जो राय है और प्रतिक्रिया उस पर ले ले कि आपको कितना मिला, छत्तीसगढ़ को कितना मिला। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। भूपेश बघेल ने यहाँ पर सीधे सीधे आरोप लगाया है पीयूष गोयल झूठ बोल रहे हैं, ऊंचे पद पर बैठने के बावजूद वो झूठ फैला रहे हैं। और दूसरा ये कि किस जोन को कैसे रखना है, यानी वो डिसीजन जो है वो केंद्र का नहीं राज्य का होना चाहिए।